अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिर जंजुआई हियर। आज हम लोगों ने न्यू टॉपिक डिस्कस करना है इकोसिस्टम का, जिसमें हम लोगों ने कंपोनेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करना है कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं और ये बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन को। इकोसिस्टम जो है ना उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स हम कहते हैं कि जानदार चीज़ें जो है ना, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में हमारे पास ग्रास लैंड आ जाएंगे। कंज्यूमर्स वो स्पीशीज़ होंगी, वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं। और डिकम्पोजर्स में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई वगैरह। फंजाई और एल्जी वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद कंज्यूमर्स जो है ना वो आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स। फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है ना इनमें हमारे पास सारी बेजान चीज़ें आ जाती हैं, हमारे सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना उनको कहा जाता है बायोटिक। हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट्स। और बायोटिक कंपोनेंट्स जो है ना वो उनकी ग्रुपिंग ऐसे हुई है कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में हमारे पास ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। कंज्यूमर्स में हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो अपनी फूड के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल रैबिट, काऊ वगैरह। डिकम्पोजर्स में हमारे पास आ जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्जी, बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई, और ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड मटेरियल की। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फूड चेन। फूड का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं खुराक के मामले में, खुराक की बात करते हुए। चेन को जब हम डिस्कस करें ना तो हम कहते हैं कि फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक ताल्लुक़ बन रहा होता है, और उस ताल्लुक़ की कड़ी जो एक ऑर्गेनिज़म को दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ जोड़ रही होती है उसे फूड चेन कहते हैं। फूड चेन जो है ना वो जानदारों के दरमियान एक ताल्लुक़ को शो करती है और एनर्जी के ट्रांसफ़र को शो करती है। यानी यहाँ पे ये बताया हुआ है कि फूड चेन में एक ऑर्गेनिज़म का दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ ताल्लुक़ जो है वो भी बताया जा रहा होगा, और एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, यानी एक ऑर्गेनिज़म की एनर्जी आगे दूसरे लेवल में दूसरे ऑर्गेनिज़म तक कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, ये भी फूड चेन के अंदर इंक्लूड होता है। एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। एनर्जी जो है वो जानदारों के दरमियान ट्रांसफ़र होती है व्हेन वन ऑर्गेनिज़म ईट अदर्स। जब एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म को खाएगा तो तब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। फूड चेन इज़ अ सिंपल लीनियर सीरीज ऑफ स्टेप्स वाइल अ फूड वेब इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। फूड चेन जो है ना वो एक सादा सा निज़ाम है जिसमें एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म को खा रहा होता है, और लीनियर है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिससे हमें समझ आ जाती है कौन सा ऑर्गेनिज़म कब किस दूसरे ऑर्गेनिज़म के ऊपर फीड कर रहा होता है। और फूड चेन की निस्बत फूड वेब जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अब हम लोग डायग्राम में देखें, यहाँ पे जो साइकिल बना हुआ है कि हमारे पास हैं ग्रीन प्लांट्स को के ऊपर फीड करता है ग्रॉस ऑपर। ग्रीन प्लांट के ऊपर ग्रॉस ऑपर ने फीड किया, तो ये ग्रीन प्लांट्स जो थे ना यहाँ पे ये थे प्रोड्यूसर्स। उसके बाद ग्रॉस ऑपर जो है वो इसका हो गया कंज्यूमर। अब ग्रास ऑपर को रैट खाता है तो रैट हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो ग्रास ऊपर है वो है प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो ये यहाँ पे लोमड़ बताया हुआ है ना, ये खाता है फिर रैट्स को, तो ये टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये फाल्कॉन या बर्ड वगैरह का बताया हुआ है कि बर्ड जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करता है। ये जब ऐसे सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं और एक चेन बन रही होती है फूड ट्रांसफ़र की और एनर्जी ट्रांसफ़र की, इसको कहा जाता है फूड चेन। यहाँ पे देखते हैं ग्रीन प्लांट हमारे पास थे प्रोड्यूसर, उसके बाद ग्रॉस ऑपर ने इनके ऊपर फीड किया तो प्राइमरी कंज्यूमर बन गया। ग्रॉस ऑपर को मेंढक खाता है तो मेंढक सेकेंडरी कंज्यूमर बन गया। मेंढक को अब स्नेक खाता है तो स्नेक जो है ना वो भी हमारे पास कंज्यूमर ही हुआ, और स्नेक के ऊपर जो है ना हॉक फीड करता है, उकाब को हम कहते हैं। फिर हॉक जो है वो फाइनल कंज्यूमर है। हॉक की जब डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद वो ऑब्वियसली सॉइल का पार्ट बन जाता है। जब वो सॉइल का पार्ट बन रहा होता है तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी होती है, तो फंजाई जो है ना वो फिर इसके ऊपर अटैक करती है, इसके रिमेन्स के ऊपर, इसके बॉडी के ऊपर। इसी तरह एक सीरीज़ चल रही है, इसको फूड चेन का नाम दिया हुआ है। फिर हमने बात की फूड वेब की। फूड वेब जो है ना वो भी एनर्जी ट्रांसफ़र को ही शो करता है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स लेवल पे होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र के प्रोसेस में। एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिज्म व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट अदर्स। और एनर्जी कब ट्रांसफ़र होती है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तब ट्रांसफ़र होती है। अब यहाँ पे देख लें
ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को रैट ने खाया, रैट को फिर इस फॉक्स ने खा लिया या वुल्फ ने खा लिया। फिर रैट के ऊपर कौन अटैक करता है? ईगल, या हमारे पास वल्चर आ गया। सॉरी, वल्चर जो है वो तो नॉन लिविंग या डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है ना, ईगल या हॉक वगैरह। और उसके बाद जो ये फॉक्स या लोमड़ जो जिसकी हम बात करें या बियर की, ये फिर फ़िश के ऊपर भी अटैक करता है। और ये स्नेल्स वगैरह अगर इसको मिलती हैं तो ये उनके ऊपर भी अटैक करता है। और फिर ये इनके इंटरनल मॉलिक्यूल्स को खा के फिर जब इसकी डेथ हो जाती है, फॉक्स की, इसकी लोमबर्ड की या फिर इस बियर की, तो फिर इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और फिर ये सॉइल का पार्ट बनता है और फंडाइज के ऊपर अटैक कर देती है। ये सारा रिएक्शन हो गया फूड वेब का। अब ग्रास को खाती है गैज़ील, हिरन वगैरह, और हिरन को फिर खाता है शेर। ओके हो गया। उसके बाद शेर की जब डेथ हो जाती है तो उसको खाता है वल्चर। फिर ज़ेब्रा जो है वो ग्रास खाता है, ज़ेब्रा को फिर लाइन खा लेता है, और लाइन की जब डेथ होती है तो फिर उसको वल्चर खा लेता है। और जब वल्चर की डेथ होती है तो उसके ऊपर डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, वो अपनी एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सक्सेशन की। सक्सेशन में हम क्या देखते हैं? सक्सेशन में हम ना एक इकोसिस्टम को देख रहे होते हैं, एक जगह को देख रहे होते हैं। हम कहते हैं कि जब से ये रीजन या अर्थ की एग्जिस्टेंस हुई है, तब से लेकर अब मौजूदा टाइम तक इस ज़मीन के ऊपर कितनी चेंजिंग्स आई हैं, कितने, हम कहते हैं इसकी सॉइल की कंडीशन क्या रही है, एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने सॉइल को कैसे इफ़ेक्ट किया है, इसकी सॉइल की कंडीशन कैसे रही है, इस सॉइल के ऊपर कौन से ट्रीज़, प्लांट्स, हर्ब्स या श्रब्स वगैरह जो हैं वो उगी रही हैं। इस सब को स्टडी करना वक्त के साथ साथ इसको कहा जाता है सक्सेशन। सक्सेशन रेफर्स टू द नॉर्मल ग्रेजुअल चेंजेस, वक्त के साथ साथ होती हुई आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीलियाँ आती हैं इन इकोसिस्टम ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ जो छोटी मोटी तब्दीलियाँ आती रही हैं ना इकोसिस्टम के अंदर, उनको मुताला किया जाए तो हम सक्सेशन में उसको डिस्कस करते हैं। साइंटिस्ट आइडेंटिफाई 2 टाइप्स ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन हाउ एंड वाई द चेंजेस अकर्स। अब हम लोगों ने ये भी तो देखना है कि कोई ज़मीन है तो उसके अंदर चेंजिंग्स क्यों आ रही हैं और कैसे आ रही हैं, इसको भी सक्सेशन में डिस्कस किया जाता है। फिर हमारे पास है पायनियर स्पीशीज़। पायनियर स्पीशीज़ जो है ना, ये वो स्पीशीज़ होंगी जो सबसे पहले उस ज़मीन पर उगी होंगी। Pioneer species are first species to populate an area during primary succession. प्राइमरी सक्सेशन के दौरान सबसे पहले स्पीशीज़ जो उस एरिया के ऊपर, जो उस ज़मीन के ऊपर लगी होगी, उसको कहा जाता है पायनियर स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल उसमें आ जाते हैं हमारे पास मॉस, लाइकन्स, फंगस और एल्जी वगैरह। और जो ये पायनियर स्पीशीज़ होती हैं ना, अगर ये किसी रॉक के ऊपर थोड़ी सी भी लग गई है ना, यानी प्लांट जो है अगर वो किसी रॉक के ऊपर लगा है, रॉक के अंदर कुछ सॉइल का पोर्शन भी था होता, तो वैसे रॉक सॉइल के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन थोड़े रिजिड होते हैं। तो अगर कोई प्लांट जो है वो उस रॉक के अंदर उग गया है तो ऑब्वियसली उसकी जो जड़ें होंगी वो डीप तक फैली हुई होंगी रॉक के अंदर। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि पायनियर स्पीशीज़ जो है ना वो रॉक्स को तोड़ भी देती हैं। फिर आती है हमारे पास क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है ना, इसमें हम एंड स्टेज की बात कर रहे होते हैं, मौजूदा दौर की बात कर रहे होते हैं कि एक एरिया था, उसके ऊपर अगर पिछले 10 साल से पौधों की प्लांटिंग हो रही है, दरख्त वहाँ पे लग रहे हैं, तो 10 साल के बाद आज वहाँ पे कम्युनिटी कैसी है। जब इस चीज़ की बात की जा रही हो ना, तो वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी में उसको डिस्कस किया जाता है। द एंड पॉइंट ऑफ सक्सेशन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लाइमेट एंड जियोग्राफी। पर्टिकुलर आबो हवा में और जियोग्राफी में, यानी अर्थ की लोकेशन पे हम लोगों ने जब देखना हो कि कितने प्लांट्स अब तक वहाँ पे मौजूद हैं या कितने ट्रीज़ मौजूद हैं, यानी हमने उस एरिया की प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है ना उसको डिस्कस करना हो, तो हम कहते हैं ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। और ये स्टेबल कम्युनिटी होती है, यानी हम कहते हैं कि इसकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही होती है, हेल्दी होते हैं इनके प्लांट्स, और इनकी कंडीशन जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। विच पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ रिमेन यूनिफॉर्म इज कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी। वक्त के साथ साथ अगर तब्दीलियाँ भी आती रही हैं, फिर भी उन प्लांट्स ने ग्रो किया, ख़ुद को मेंटेन किया, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन किया, और अब वो दरख्त बन चुके हैं, इसको कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। फिर बात करते हैं प्राइमरी सक्सेशन की। प्राइमरी सक्सेशन जो है ना वो इकोलॉजिकल सक्सेशन ही है, क्योंकि हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ इकोसिस्टम के रेलिवेंट होगा। वेयर न्यूली फॉर्म्ड एरिया इज़ इनहेबिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ और अ कम्युनिटी। यहाँ पे बताया हुआ है कि प्राइमरी सक्सेशन जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, जहाँ पे नए जो न्यू एरिया है वहाँ पे पहली दफ़ा किसी स्पीशीज़ की प्रेजेंस
न्यूली एरिया के ऊपर किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म की, न्यू प्लांट की, न्यू स्पीशीज़ की जब हैबिटाट बन जाए या एक कम्युनिटी बन जाए, उसको कहा जाता है प्राइमरी सक्सेशन। यानी सबसे पहले यहाँ पे बेयर रॉक्स थी, उसके बाद लाइकन्स और मॉसेस आई, उसके बाद ग्रास और हर्ब्स यहाँ पे प्लांट हुई, फिर श्रब्स आई और बुशेस आई और अब ट्रीज़ में बन गए ना। तो ये सारा स्टेज जो है ये आता है प्राइमरी सक्सेशन के दौरान। उसके बाद है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन जो है ना ये भी बेसिकली प्राइमरी सक्सेशन के प्रोसेस से ही आगे कंटिन्यू हो रहा होता है। फुल फ्लैज इकोलॉजिकल कम्युनिटी रीस्टैब्लिश फ्राम दी रेमिनेंट्स ऑफ द सॉइल आफ्टर एन इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि न्यूली एरिया है और उसके ऊपर प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है। अब हम देखते हैं कि वो ज़मीन जो बैरन हो गई है, जो बंजर हो गई है, वो बंजर कैसे हुई है कि वहाँ पे सैलाब आया होगा, ज़लज़ला आया होगा, तो उसकी वजह से वो काश्त करने के काबिल नहीं है। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो उगना स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पे बुशेस हो गई हैं, झाड़ियाँ वहाँ पे आ गई हैं, जड़ी बूटियाँ उगने लग गई हैं, प्लांट्स जो हैं वो भी प्लांट हो गए हैं और कुछ ट्रीज़ भी मौजूद हैं। ये सब चीज़ें कहाँ पे मौजूद हैं? उस एरिया पे जो पहले बंजर था, जिसके ऊपर पहले कोई डिस्टर्बेंस थी और अब उसके ऊपर ये सारे प्लांट्स जो हैं वो उग रहे हैं। इसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर समझ आ गया होगा। फिर बात करते हैं ज़ीरो सीयर की। ज़ीरो सीयर जो है ना ये भी एक प्लांट की सक्सेशन होती है विच इज़ लिमिटेड बाय वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से ना या ये ख़त्म हो गई है या रुक गई है, इसको कहते हैं ज़ीरो सीयर। ज़ीरो सीयर में प्लांट सक्सेशन की बात की जा रही होती है, लेकिन वाटर को बेस्ड बना के की जा रही होती है कि जब तक वाटर मौजूद था, जब तक इनको पानी मिल रहा था, ग्राउंड लेवल से भी ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहे थे या बारिशें वगैरह हो रही थी, तब क्या कंडीशन थी, और अब अगर बारिशें नहीं हो रही हैं तो क्या कंडीशन है। ज़ीरो सक्सेशन ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ ओरिजिनेटेड इन एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन सच एज सैंड डेजर्ट, सैंड ड्यून्स, साल्ट डेजर्ट्स, रॉक डेजर्ट्स एट्सेट्रा। ज़ीरो सीयर की हम बात करते हुए ना सहरा रेगिस्तान वगैरह को डिस्कस कर रहे होते हैं, रेत के टीले जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद रॉक्स को डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट था और वहाँ पे कैसी प्लांटेशन हो रही थी। फिर है हमारे पास क्रुस्टोज लाइकन स्टेज। अ बेयर रॉक कंसिस्ट ऑफ सॉलिड सरफेस और वेरी लार्ज बोल्डर्स एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर रूटिंग प्लांट्स टू कॉलोनाइज। एक चट्टान है, जो चट्टानें हमें पता है सॉलिड सरफेस होती है उनकी, और लार्ज सरफेस एरिया भी है उसके पास, लेकिन इतनी जगह नहीं है कि वहाँ पे कोई प्लांट जो है ना वो आके प्लांट हो सके या प्लांट की ग्रोथ हो सके या प्लांट की रूट्स जो है ना वो अपनी कॉलोनी बना सकें या ख़ुद को रूट्स मजबूत कर सकें। द थैली ऑफ क्रुस्टोज लाइकन्स कैन एडहियर टू द सरफेस ऑफ रॉक। तो फिर जो लाइकन्स है ना, ये लाइकन्स की टाइप है। लाइकन की जो क्रुस्टोज वाली टाइप होती है ना, ये ऐसी बेयर रॉक्स के साथ ना लटक जाती है, जैसे बेल नहीं लटकी होती है वैसे करके ना ये हैंग हो जाती है इनके साथ, इन रॉक्स के साथ, और मॉइस्चर वगैरह को एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करती रहती है, अपनी फूड भी लेती रहती है। तो इसको कहा जाता है क्रुस्टोज लाइकन स्टेज। यानी किसी भी बेयर रॉक के ऊपर प्लांट जो है, कोई भी प्लांट या क्रुस्टोज लाइकन्स जो हैं वो चिपक जाएं, अटैच हो जाएं, हैंग हो जाएं और अपनी फूड भी ले रही हों, अपनी ग्रोथ भी कंप्लीट कर रही हों, तो उसको कहा जाता है क्रुस्टोज लाइकन स्टेज। उसके बाद आती है फोलियोज लाइकन स्टेज। फोलियोज लाइकन स्टेज जो है ना, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है और डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। द शैलो डिप्रेशन इन रॉक्स बिकम फिल्ड विद सॉलिड एंड टॉप सॉइल इंक्रीजेज फर्दर। जो शैलो पोर्शन होता है ना वो अपनी जड़ मजबूत कर लेता है उन रॉक्स के अंदर, और जो अपर पोर्शन होता है उसकी ग्रोथ हो रही होती है। दीज आटोजेनिक चेंजेस मीन्स वक्त के साथ साथ कोई भी प्लांट जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स कंप्लीट करते हुए, अपने इवेपोरेशन वगैरह करते हुए, फूड लेते हुए, जो उसके अंदर वक्त के साथ साथ चेंजिंग्स आ रही हैं ना, उनकी बात हो रही है। दीज आटोजेनिक चेंजेस फेवर ग्रोथ एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोसिस। ये चेंजेस जो है ना ये उस प्लांट को सपोर्ट कर रही होती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर रही होती हैं, उसकी ग्रोथ में अच्छा किरदार अदा कर रही होती हैं, उसकी डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रही होती हैं और उसको इस्टेब्लिश कर लेती हैं उस सरफेस एरिया पे, उस प्रॉपर एरिया पे ना उसकी प्लांटेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं, एक कॉलोनी बना देते हैं, उसको कहते हैं मोस। अब मोस स्टेज की बात हो रही है। मोस स्टेज में ना स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जीरोफिटिक मोसिस के। मोस स्टेज है, यहाँ पे मोसिस के स्पोर्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल पॉलीट्राइकम, टॉर्ट्यूला एंड ग्रीमिया ये स्पीशीज़ के नेम हैं। आर ब्रॉट टू द रॉक वेयर दे सक्सीड लाइकन्स। इनको उन रॉक्स के ऊपर ले जाया जाता है या फिर ये उन रॉक्स तक पहुँचती हैं जहाँ पे लाइकन्स की ग्रोथ हो रही होती है।
राइजोइड्स जो है ना, जब हम प्लांट की जड़ों की बात करें ना तो हम कहते हैं कि वो रूट्स हैं, लेकिन जब हम फंजाई या एल्जी की बात कर रहे हो ना तब हम कहते हैं कि इनकी राइजोइड्स हैं। राइजोइड्स जो है ना इनकी वो जड़ों का काम कर रही होती हैं, सॉइल में पेनिट्रेट कर जाती हैं, सर्विक्स यानी हम कहते हैं कि दरारें बना देती हैं, और एसिड्स वगैरह जो है ना उनको प्रोड्यूस करती हैं और रॉक्स के ऊपर उनको करोड कर देती हैं, उनकी ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देती हैं, उनको वीक कर देती हैं। और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके पास काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, और वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं ना उनकी वजह से लाइकन्स जो है ना वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, हर्बेशियस वेजिटेशन के ऊपर जाके वो अटैक करते हैं, डेट कैन आउट कंप्लीट मोसिस। और जब ये हर्बेशियस वेजिटेशन के ऊपर जाके अटैक करते हैं या वहाँ पे अपना मस्कन बना लेते हैं तो फिर ये कंप्लीट मोसिस बन जाते हैं। इस सब को कहा जाता है मोस स्टेज। फिर है हमारे पास हर्ब स्टेज। हर्ब जड़ी बूटी को कहा जाता है। हर्बेशियस वीड्स जड़ी बूटियाँ वगैरह जो हैं। मोस्ट एनुअल्स हम कहते हैं वो स्पीशीज़, प्लांट की वो स्पीशीज़ जो साल में एक दफ़ा उगती हैं ना उनको एनुअल्स कहा जाता है, सच एज एस्टर्स, इवनिंग, प्रिमरोज एंड मिल्कवीड्स। ये इन्वेड करती हैं रॉक्स के ऊपर और अपनी रूट्स को डीप दी रॉक पेनिट्रेट करवा देती हैं, एसिड्स को सिक्रेट करती हैं। और प्रोसेस ऑफ वेदरिंग का प्रोसेस जो है ना वो रॉक्स के अंदर होता है, जिसमें चट्टानें जो हैं उनकी वो टूट फूट का शिकार हो रही होती हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग। फिर है श्रब स्टेज में ना हम कहते हैं कि लो वुडी प्लांट्स हैं, यानी प्लांट्स हैं लेकिन उनके अंदर ना किसी हद तक लकड़ी भी मौजूद है, इसलिए लो वुडी प्लांट्स कहा हुआ है। विद सेवरल परमानेंट स्टेम्स इंस्टेड ऑफ सिंपल ट्रंक। जो दरख्त होता है ना उसका जो तना होता है ना उसको ट्रंक कहा जाता है, और जो पौधे के तने की बात की जा रही है तो उसको स्टेम कहा जाता है। परमानेंट स्टेम होती है इनके पास। वो परमानेंट स्टेम जो होती है ना वो थोड़ी वुडी भी होती है, थोड़ा लकड़ी का टेक्सचर भी दे रही होती है उसके अंदर होता है, लेकिन ट्रंक नहीं होती है। लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ अट्रैक्ट्स प्रीडेटर्स। और इनको ना ये प्रीडेटर्स को अटैक कर रही होती है, मसलन बटरफ्लाइज वगैरह, हनी बीज वगैरह को अट्रैक्ट कर रही होती है, क्योंकि ये इसकी अपीयरेंस जो है ना वो बहुत पे खूबसूरत होती है कलरफुल प्लांट्स वगैरह की वजह से। फिर है क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो एक स्टेबल कम्युनिटी है, लॉन्ग लास्टिंग है, जो काफ़ी अर्से से मौजूद रह चुकी है, और सक्सेशन के रिज़ल्ट में क्लाइमेक्स कम्युनिटी वजूद में आती है। द काइंड ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेट डेवलप्स इन प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप, उसको कहा जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट और डेजर्ट। पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई डेजर्ट मौजूद है या फिर वहाँ पे कोई ग्रोथ फॉरेस्ट मौजूद है तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल होगा। अब यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले रॉक्स मौजूद थी, रॉक्स के बाद लाइकन्स आए, लाइकन्स के बाद मोसेस, उसके बाद ग्रास या जड़ी बूटियाँ आई, उसके बाद हर्बेशियस प्लांट्स ने आए, उसके बाद श्रब्स आई, श्रब्स के बाद ना यंग फॉरेस्ट बना, यानी छोटे प्लांट्स जो है ना वो ट्यूलिप पॉपुलर। उसके बाद ये जब प्लांट्स बड़े हुए तो इन्होंने मैच्योर फॉरेस्ट बना दिया, फॉर एग्जांपल वाइट ओक एंड हिकोरी। उसके बाद मैच्योर फॉरेस्ट जब है ना वो ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट हुए तो उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, लाइक बीच एंड शुगर मैपल। आई होप आज के लेक्चर में जितना कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।